गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका क्या होगा कि जे मेन जो 22 जनवरी को हुआ उसका प्रमोशन जो आज पे है, आज का एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, हाँ ना। उस फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। इससे पहला क्वेश्चन है, सही देखो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका मेरा क्या है कि सर टॉप से बॉटम आते हैं तो नेगेटिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हमने एक ही ग्रुप का एलिमेंट दिया हुआ और एक ग्रुप का एलिमेंट दिया हुआ, इससे आंसर की नेगेटिविटी जो होगा वो कितना आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। तो टॉप से बॉटम आने पर घटता, तो यही एक ऑप्शन है जहां पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप से बॉटम आने तो घट जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो आपका क्या है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो आपका डेल्टा टीवी बराबर क्या पढ़ना आपको, आई इंटू केवीएम। तो आई तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एनएसएम है, यहाँ एनएसएम है, यहाँ एनएसएम। तो एनएसएम का आई कितना हो गया, 2 हो गया। एनएसएम का आई कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि एक एनए में एक सीएम में टूट जाएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यूरिया तो क्या होगा, डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो आई बराबर इसका 1 हो जाएगा। अब देखो जिसका आई ज्यादा था उसका ज्यादा होता था, तो अब इसमें सबका आई 2 बराबर आ गया। तो आपको देखना है कि इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, एक 10⁻⁴ दिया तो कम दे दिया, फिर उससे ज्यादा 10⁻⁵, फिर ये दिया तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जिसका आई कम होगा, तो ये हो जाएगा 2 मतलब 3214, 3214। ये ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। यहाँ पर देखो NiCm4 दे रहा है, तो NiCm4 का हाइब्रिडेशन निकालोगे, हमने यहाँ पर करके देखा। इस तरह से क्या हो गया, NiCm4 पे देखोगे 2 माइनस, तो Na पे कितना जाएगा, +2 आ जाएगा, है ना, -4 पे यहाँ पर +2 आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना जाएंगे, 3D8। तो इसका खामी रह जाएगा 4s और 4p, 4s और 4p रहेगा। तो यहाँ पर बताओ इसके पास कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो टेट्राहेड्रम ज्योमेट्री आ जाएगा। क्या जाएगा इसका, टेट्राहेड्रम ज्योमेट्री आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ से तुम देखोगे तुम्हारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो NiCO का होम कोर है। NiCO फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाते हैं, NiCO का होम कोर में यहाँ पर निकेम जो होता है 4s2 3D8 आ जाता है। अगर इसमें SFM है तो अरेंजमेंट होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3D10, अब 4s0 4p आ जाएगा। तो इसके भी हाइब्रिडेशन जो होंगे वो क्या कितना आ जाएंगे, sp3 आ जाएंगे। तो इसके भी sp3 आ जाएगा, तो ये भी टेट्राहेड्रम हो जाएगा। तो दोनों का दोनों टेट्राहेड्रम, तो देखो कहाँ पे दोनों का दोनों टेट्राहेड्रम। पहला है Na पे 2, ये तो Na0 दिया, तो Na0 का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ होगा इसमें, क्योंकि CO इज न्यूट्रल मिजाज, तो यहाँ 0 हो जाएंगे। यहाँ पर Na पे +2 आ गया, तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, Na2 टेट्राहेड्रम और Na0 भी क्या होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या कर रहा है, आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपनीज CFSE डेल्टा 0 मतलब डेल्टा O बराबर ऑक्टाहेड्रम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रम कॉम्प्लेक्स में आपको पहचानना है। ऑक्टाहेड्रम ये भी हो गया आपका 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, सबका सब ऑक्टाहेड्रम है। तो ऑक्टाहेड्रम का निकालने का फॉर्मूला क्या था, ऑक्टाहेड्रम का CFSE निकालने का फॉर्मूला था, इससे जितना उसका n इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, n इंटू क्या था, डेल्टा T2G प्लस क्या था, जितना n इसमें रहता था इंटू क्या होता था, अच्छा सॉरी, इसमें 0 पॉइंट कितना मल्टीप्लाई करते थे, n इंटू 0.4 माइनस 0.4, है ना, 8/5 होता था। और यहाँ से तुम्हारे पास क्या होता था, n इंटू क्या हो जाता था, +0.6 डेल्टा हो जाता था। यहाँ से नेक्स्ट समझते थे हम। अब यहाँ पर देखो CFSE में तो सबसे पहले तो हमको सबने क्या दिया है, सेंट्रल मेटल एटम Fe दे रहा है, हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमको इस चेक करना है क्या कि किसका 0 हो जाएगा, तो हमने देखो चेक करके रखे हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K3Fe का जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो SCN पे -1 होता है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो इसका 5 आ गया, फेरिक आ गया। फेरिक करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे Eg में चल जाएंगे एनपेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे T2G में चल जाएंगे। तो T2G में 3 चल जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा तुम्हारा डेल्टा O बराबर 3 इंटू कितना जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 इंटू कितना जाएगा, +0.6 डेल्टा O। अब इसको सम करूंगा तो आ जाता है टोटल कितना, 7 या 12, 6 12, तो -1.2 उधर आ जाता है, +1.2 उधर आ जाता है, तो कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन। अब सोचो ये तो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। विटामिन से पूछा कि किसको विटामिन कहते हैं, तो विटामिन एस्पार्टिक एसिड क्या था, अमीनो एसिड था। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है तुम्हारा, विटामिन सी को कहते हैं। सैक्रिक एसिड तो ग्लूकोज की जब रिएक्शन करवाते थे HNO3 के साथ में तो बन जाता था, या फिर उसको ऑक्सीडेशन करवाते थे तो भी बन जाता था। ग्लूकोनिक एसिड भी ग्लूकोज को कहता था, तो एस्कॉर्बिक एसिड ही विटामिन सी है ना। ठीक है, यहाँ से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ तुम। तो फिर देखो हमने बार बार कहते थे जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे तो कि आपको
एक पोर्शन में क्या होगा, 3-4 रिएजेंट डालेगा, है ना। एक पोर्शन में 3-4 रिएजेंट डालेगा तो आपको देखो यहाँ पर तो बी आर इन प्रेजेंट ऑफ क्या दिया तुम्हें, एसिटिक एसिड दे दिया है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, हेमोजिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, हेमोजिनेशन रिएक्शन। तो हेमोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि ये पाई बॉन्ड टूटते थे जाकर के जुड़ता था इसमें जैसे बी आर। तो अब देखो कहाँ जोड़ोगे इसको, तो ये जो ग्रुप है वो माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है। तो या तो हमेशा इसमें किसमें जुड़ता था, मेटा पोजिशन पे। अगर ये प्लस एम ग्रुप करता तो कहाँ पर जुड़ता, ऑर्थो या पारा पर जुड़ता। तो मेटा पर ब्रोमो जोड़ दो, तो मेटा पर तो ब्रोमो आ गया, है ना। मेटा पे क्या आ गया तुम्हारा, ब्रोमो आ गया और यहाँ पर NO2 हो गया। अच्छा दूसरा रिएक्शन है SnHCl, याद है रिडक्शन पढ़ाए थे हमने, है ना। SnHCl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा अमीन। तो यहाँ से आ गया सर ये अमीन बन गया है और यहाँ पर Br आ गया। दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन आपका करा NaNO2HCl, आपको तो कई बार पढ़ाया गया डायजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ से क्या करोगे, डायजोटाइजेशन में कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसे डायजोटाइजेशन में कन्वर्ट करोगे ये क्या हो जाएगा, N2 + Cl माइनस आ जाएगा और यहाँ से Br आ जाएंगे। अब इसके बाद इसको क्या करा, C2H5OH के साथ हीट कर रहा था। C2H5OH के साथ जब इसको हीट करते थे अंकोनिक में, है ना, अंकोनिक में हीट करते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता और यहाँ से क्या हो जाता था, ये H यहाँ पर आ जाता था इसका बना और ये C2H5OCl बन के निकल जाता था और यहाँ से बेंजीन Br हो जाता था। तो अब बताओ यहाँ से कौन सा बना तुम्हारा, बेंजीन Br, एक ही हुआ ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तुम्हारा, सेकंड हो गया, जिसमें बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन प्रेजेंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से बात करें, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये तो हमने सॉल्यूशन करके देखा। अगर मैं क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा, एक विलियम का क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है मुझे, केपी निकालने के लिए क्या रहा है, कह रहा CO2 गैस C। तो CO2 गैस से कहाँ जा रहा है, C में जा रहा है, सॉलिड में, और यहाँ से 2CO गैस है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कह रहा है कि सर CO2 गैस है 0.5 एटीएम। तो यहाँ पर शुरुआत जो है T = 0 पर, ये कितना है 0.5 एटीएम है। ये सब तो जीरो, इसका तो प्रेशर होगा नहीं गैस के रिस्पेक्ट में, ये खत्म हो गया। 0.5 में से मान लो x कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, x घट गया। अगर ये x घटेगा तो 1 घटेगा तो 2 बनेगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो टोटल प्रेशर इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 0.5 - x + 2x, मेरे अनुसार से इतना जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो आ रहा है वो फाइनल इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा, 0.5 + x = 0. कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब x का वैल्यू 0.3 रखेंगे तो 0.5 - 0.3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर जाएगा 0.2 और यहाँ पर कितना आएगा 2 × 0.3, तो कितना जाएगा 0.6। अब Kp लगा दो, Kp इज तो क्या होता है, राइट साइड का मतलब PCO का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे कितना हो जाएंगे, आ जाएगा PCO2 आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम पे। तो अब बताओ तो यहाँ पर CO का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 0.6 आ गया। तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 इस पर ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट को सॉल्यूशन हो जाएगा 0.6 × 0.6 / 0.2, ये 3 बार क्या जाएगा 1.8 के आसपास आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, 1.8 में यहाँ दिख रहा है, हो जाएगा ये। तो आसान सा क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन जो था बहुत इजी ही पूछा था यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स थ्रू द माउंटेन AM3, मास ऑफ AM डिपॉजिट। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था W = ZIT या EIT का है, इक्विवेलेंट मास, है ना। तो इसका क्या कर रहा है, AmCm3 की बात कर रहा है। तो AmCm3 को अगर तोड़ोगे तो AmCm3 को तोड़ोगे, AmCm3 को अगर तोड़ते हैं तो मेरे पास क्या होता है, एमोनियम पे +3 चला जाता, +Cm पे क्या जाता तुम्हारा 3Cm पे माइनस आ जाता है ना। तो बताओ एमोनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना, एमोनियम डिपॉजिट पूछा था, एमोनियम कितना गया यहाँ +3 का चेंज हो रहा, मतलब इसका n फैक्टर 3 आ गया। n फैक्टर अगर 3 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं मोलर मास बाई n फैक्टर। तो मोलर मास बाई n फैक्टर इसका इक्विवेलेंट वेट होता था मोलर मास 27 बाई n फैक्टर इसका कितना हो गया 3 हो गया, तो 27/3 आ जाएगा। अब आ गया E, तो E आ गया है ना, आई का वैल्यू दिया हुआ क्या, करंट एम्पियर दिया 2 एम्पियर। तो मजा दो W = ZIT या EIT, तो E हो गया 27/3, आई का वैल्यू हो गया 2 और टेम्परेचर टाइम दे रहा, टाइम कितना दे रहा 30 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 30 × 60 / 96,500 हो जाएगा ना। ये 10 10 10 10 यहाँ से कट गया और ये 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 54 × 6 बाई कितना आ गया तुम्हारा 965, है ना। तो 54 × 6 बाई 965 जब करोगे तो प्रमुख होकर क्या आ रहा तुम्हारा कितना 0.335, तो यहाँ से आ जाएंगे कितना तुम्हें 0.335, ये आसान से आ जाएंगे।
चलो ये आसान से एक आईपीएससी नेम पूछा है। आईपीएससी नेम में देखो हम लोग क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन वो चुनते थे जिसमें फंक्शन ग्रुप से रहता था। तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा आपका लॉन्गेस्ट चेन चला जाएगा। काउंटिंग कर लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे क्या आ गया 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड पर 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड ये आ जाएगा तुम्हारा हो जाएगा। नंबर के नेचर बहुत आसान सा पूछा था ये। चलिए इसके बाद की बात करें हम आपको तो कह रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ए से बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब क्या कर रहा है हमको आइसोमेराइजेशन मतलब कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है। अब आइसोमेराइजेशन में SN1 हो सकता है SN2 हो सकता है कुछ भी आ सकता है। कहता है रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर। यस देखो किसी भी रिएक्शन का रेट हमने क्लास में चमा के बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। ये तो बात सही है बट पूछा मुझे क्या है इनकरेक्ट। क्या पूछा है इनकरेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट वाले पर ध्यान देना है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये भी तो इनकरेक्ट है सर क्योंकि हमने कई बार बोला कि क्या होगा रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इस पे और कहीं डिपेंड नहीं करता। चलो आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। आफ्टर 3 हाफ तो मान लो किसी का कंसंट्रेशन C0 था तो हमने अगला C0/2 हो जाएगा फिर C0/4 हो जाएगा और फिर C0/8 हो जाएगा है ना। तो पहला टी हाफ यहाँ पर हो गया दूसरा टी हाफ यहाँ पर हो गया तीसरा टी हाफ यहाँ पर हो गया। तो देखो यहाँ तो 8/5 से कम किया ये सही है ना। हाफ नाइफ तो फार्मूला है Mn2/k या फिर 0.693 के Mn2 का वैल्यू होता था 0.693 तो ये तो सही है ना। मतलब एक ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और यही आंसर सही होगा हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सबसे ज्यादा इनकरेक्ट पूछा ये चीज ध्यान देना है ना। इनकरेक्ट पूछा लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा क्या हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है मेरा बच जाता है। तो सेकंड पीरियड में देखो यहाँ पर क्या होगा सेकंड पीरियड की बात करें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग तो सेकंड क्या दिया थर्ड का दे दिया है ना। अच्छा यहाँ सेकंड भी दिया हुआ थर्ड भी दिया हुआ यहाँ पर टॉप से बॉटम आते हैं नेगेटिविटी घट जाता है। तो बेरिलियम से कम नेगेटिव होगा मैग्नीशियम का ये बात सही है। और इधर जा रहे हैं लेफ्ट राइट तो नाइट्रोजन से बोरॉन आता है तो ऐसे भी सबको ज्यादा है FON है ना। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गया। फिर नाइट्रोजन के बाद बोरॉन आ गया ये भी सही है। उसके बाद बेरिलियम आ गया ये भी सही है। बेरिलियम से ज्यादा नीचे आता है मैग्नीशियम तो ये भी सही है। मतलब ये ऑप्शन तो सही है हमको इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया सही बात है। नाइट्रोजन के बाद क्या होता था तो क्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन उसके बाद क्लोरीन उसके लगभग पे कार्बन आते थे तो इसके बाद ये भी सही है। कार्बन के बाद सिलिकॉन आ रहा है चिंकॉन के बाद एमोनियम आ रहा है मेटम है मेटम आ रहा है तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा उसके बाद ये नेगेटिव होगा। तो ये चीज ये भी ठीक है तुम्हारा ऑप्शन है ना। नेक्स्ट ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है क्लोरीन तो ज्यादा होता है फिर ऑक्सीजन होता है फिर क्लोरीन होता है फिर सल्फर होता है ये भी सही है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बोरॉन। अच्छा यहाँ पर देखो एमोनियम एम्फोटेरिक बनाता है बट मैग्नीशियम बेसिक बनाता है तो इसको इधर आना चाहिए था इसको इधर आना चाहिए। इनकरेक्ट ये आ गया आपका है ना। मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एमोनियम के रिस्पेक्ट में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मैग्नीशियम 12 में एमोनियम 13 में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है नेगेटिविटी बढ़ती है। तो नेगेटिविटी बढ़ती है तो एमोनियम ज्यादा होना चाहिए था मैग्नीशियम का होना चाहिए था कम होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन यही सही है ना। इनकरेक्ट पूछा था तो चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है to form H2SO8 the electrolysis can be done by। ये तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2SO4 मतलब H2H2O8 बन जाता है ना। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था ये तो डाटा बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। इसमें कौन है जो क्या है इनकरेक्ट इज आर लगा रहा तो हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन की बातें कर रहा होगा। ड्यूट टू ENE तो ब्यूट टू ENE का सिस ब्यूट टू है तो सिस है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा यहाँ H हो जाएगा यहाँ CH3 हो जाएगा यहाँ H हो जाएगा। सिस ब्यूट टू ENE इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्रांस ब्यूट टू ENE तो ट्रांस ब्यूट टू ENE तो यहाँ से देखो CH3 हो गया यहाँ CH3 हो गया H हो गया H हो गया सही बात है। इधर अपोजिट वेक्टर काम करेंगे अपोजिट वेक्टर काम करेगा तो कैंसिल कर देगा तो इसका डायपोंग 0 हो जाएगा तो नॉन पोलर आ जाएगा। तो इससे ज्यादा पोलर तो 6 हमेशा होता था है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है लेकिन हमको इनकरेक्ट पूछा ये होगा ध्यान देना इनकरेक्ट में कहा तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर इज इंजेंडम। ये तो हमें हमेशा कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है पर यहाँ पर जिसका पोलर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो क्या है कि सिस का पोलरिटी ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा होता है। ये तो जो इस ऑप्शन को छाटना होगा वो इस ऑप्शन को भी छाटने लगा तो ये भी सही स्टेटमेंट है इसका ये भी आंसर नहीं होगा। 2 मिथाइल ब्यूट टू ENE ऑक्सोसोजोमेटिकल आइसोमर तो क्या कहता 2 मिथाइल ब्यूट टू ENE तो 2 मिथाइल ब्यूट टू ENE यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा दूसरा पर मिथाइल हो गया ब्यूट टू ENE यहाँ पर क्या था
अब कह रहा है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? जी नहीं, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकल करने का क्या कहा था, ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी। यहाँ देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, CH3 आ जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो क्या करेगा, जीआई तो नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट है। प्रोपीन्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोपीन्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? प्रोपीन का अगर बात करें तो प्रोपीन तो 3 ही कार्बन का है, तो यहाँ पर फिर ये CH आ जाएगा, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टोर नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सिमिलरिटी आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसब्यूट 2 इज ग्रेटर देन, सिर्फ हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जितना डायपोन कमते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, उतना ही ज्यादा, है ना, और ट्रांस हमेशा स्टेबल होता है सिस से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें स्टेटमेंट गलत। तो आंसर कौन आ रहा है? सी और डी। आंसर सी और डी कहां में? सेकंड में। आगे समझ में? तो यहां तक तो आपको आसान सा क्वेश्चन ही पूछा था। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। याद होगा सबसे पहले तो अमकोहम, अमकोहम से ज्यादा फिनोम का होता था। अमकोहम से ज्यादा किसका होता था? फिनोम का होता था। तो अमकोहम से ज्यादा फिनोम का हो रहा था, पहले फिनोम अमकोहम से ज्यादा फिनोम का। तो देखो इसमें भी फिनोम है, इसमें फिनोम, इसमें भी फिनोम है। अब फिनोम में क्या होता था कि अगर -m -h -i इसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है तो बढ़ जाता है, +m +h +i इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता था, घट जाता था। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ, NO2 -m लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ, दो का NO2 लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा? 4 का। मत अरेंज करने कहा तो 4 के बाद फिर -m यहाँ लगा, 4 2, इसमें फिर ये फिनोम है, ये अमकोहम है, इसका होगा तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 कहां पर दिख रहा है तुम्हें? 4 2 3 1 पहले ऑप्शन दिख रहा है ना, यहां पर से आ जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग यहां से आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है यहां से स्टेटमेंट 1, CH3O CH2Cl gives SN1 रिएक्शन। यस दे सकता है, क्योंकि अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से हटेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब SN1 रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, नियोपेंटाइन क्लोराइड, नियोपेंटाइन क्लोराइड अगर आपको बनाना है, नियोपेंटाइन क्लोराइड है ना, तो नियो 3 2 5 क्लोरीन हो गया यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री अगर बंकिनेस जितना ज्यादा होगा क्या होगा, SN2 होने में उतना ही दिक्कत हो जाएगा। तो लिखा सही बात है, लिखा नियोपेंटाइन क्लोराइड गिव SN2 रिएक्शन विद डिफिकल्टी, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कहां है? पहले ऑप्शन में मिल रहा है ना, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हो जाएगा ये, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहां से बात करें तो कह रहा है यहाँ पे क्या, द ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a नॉट, द कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। ये तो सिंपल सी फॉर्मूला ये बताए थे कि रेडियस प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपका n² z का, है ना। तो अगर एक बार हाइड्रोजन के अंदर बात करने तो हाइड्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल ग्राउंड स्टेट का था तो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा क्या, तो n1 मतलब 1 NH, अब बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, मतलब ZH की बाई एक बार इसका बटा RH का कर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n² था ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यह n² He, अब बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा ZH आ जाएगा। अब रखो वैल्यूज, यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो A0 है, तो A0 हो गया, ये रेडियस ऑफ हीलियम प्लस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, n ग्राउंड स्टेट की बात किया तो 1 हो जाएगा, Z भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, n² किसका, कौन से कहा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, क्या हो जाएगा तुम्हारा n बराबर 2, तो यहाँ पर n बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और Z भी हीलियम का कितना होता है 2 होता है, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो A0 बाई He प्लस इज कम टू 1/2, मतलब रेडियस ऑफ He प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा, रेडियस ऑफ He प्लस आ जाएगा 2A0, क्या आ जाएगा तुम्हें 2A0 कहाँ है, यहाँ पर आ गया, हो जाएगा। ये तो आसान सा फॉर्मूला रेडियस ऑफ एटम का, ये तो 9th क्लास का बच्चा बना सकता है, जितना इजी क्वेश्चन ये है, हो जाएगा ये। चलो आ जाए सेक्शन बी में, हाँ ना, पहला तो क्या था सेक्शन ए, सेक्शन बी का क्वेश्चन देखो फिर वही काम किया। पहला तो क्या किया तुम्हें, पहला तो काम किया कि एसएन के एचसीएम क्या करा है, तो रिडक्शन हो जाएगा NO2 का, एसएन एचसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएंगे NO2 का, तो NO2 से एसएन एचसीएम डाउन दोगे तो यहाँ से रिडक्शन होगा और ये अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमीन, एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो एनिलीन से तो एक ही रिएक्शन आगे दिया होगा, तो सब बच्चा जानता है कि डायजोटाइजेशन करवाना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते। तो दूसरा रिएक्शन में कौन सा कंडीशन दिया, डायजोटाइजेशन का दिया, तो डायजोटाइजेशन का देंगे NaNO2 प्लस HCl, है ना, HCl से करवा देंगे तो डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा आपका N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा, तो डायजोनियम बन गया। उसके बाद CuCl प्लस HCl कह रहा है, तो यहाँ से CuCl HCl कहते हैं तो साइनेमेयर रिएक्शन हो जाता था, है ना, कौन सा रिएक्शन हो जाता है CuCl HCl, यहाँ से साइनेमेयर रिएक्शन हो जाता है, साइनेमेयर रिएक्शन में क्या हो जाता था,
यहाँ पर क्लोरीन आके बच जाता था, वहां से वो रिमूव हो जाता था। उसके बाद करा सोडियम, तो याद करो फिटिंग रिएक्शन हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था, दो बेंजीन्स आपस में जुड़ जाते थे, तो दो बेंजीन्स आपस में इस तरीके से अगर जुड़ गया, अब इसका क्या कर, इसमें क्या करें, मोनोक्यूमर वेट ऑफ प्रोडक्ट ए पूछा है ना। इतना रिएक्शन करवाने के बाद आपसे क्या पूछ लिया, इसका मोनोक्यूमर प्रोडक्ट। तो बताओ यहाँ पर कार्बन तो 6 6 12 हो गया, बराबर है 54, इसमें मतलब कितना आ गया 144 आ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 5 10, क्योंकि छठा पर तो खत्म हो गया, तो 10 हो गया, तो 10 कितना हो गया 154 आ गया। तो मास कितना आ गया 154 आ गया। अच्छा सब्जेक्टिव था तो 154 आ जाएगा इसका, आप है ना, ऑप्शन तो इसमें खोजोगे नहीं। चलो यहां से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज विथ लीनियर शेप, लीनियर शेप पूछ रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते चले जाओ सबका। NO2 तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताए थे, आप इसका वैलेंस सिमेट्रॉन को जोड़ लीजिए, उसके बाद 8 से भागा दे दीजिए, तो NO2 पर 5 हो गया, वैलेंस सिमेट्रॉन इसका 5 होगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, 12 5 17 में से 1 गया स्ट्रोंगर, जितना 5 रहता था उतना घटा, तो स्ट्रोंगर को 8 से भागा दे देंगे, 2 बार का कट गया, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड sp आ गया, sp आ गया तो लीनियर हो जाएगा। एक तो पहला लीनियर दिख गया। दूसरा NO2 की बात करूं, NO2 में तुम्हारा क्या हो गया 5 हो गया, 5 12 5 17 हो गया, तो 17/8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक इसमें दो अपनत एक क्या बचेगा तुम्हारा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या हो जाएंगे, रिपल्शन हो जाएंगे, इसके कारण से लीनियर तो नहीं आ सकता, तो आप इसको छाड़ दो, ये लीनियर नहीं होगा। I3 तो हमेशा क्या होता था 17 21 22, है ना, और इसके बारे में 17 21 बस। I3 ऐसी भी बनता था, आई पे एक मैच बनता था, ये लीनियर ही होता था, है ना, और ऐसे भी चेक कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पे भी चेक कर सकते हो इसको, है ना, तो वहां फ्री आएगा। FCF2 ये भी तुम्हें याद होना चाहिए था, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। FCF2 ऐसा बनता था, 4 मॉनिटर हो जाते थे, है ना, तो ये तुम्हारे पास ये आ जाते हैं। O3 ओजोन हमेशा बेंच का होता था, तुम्हारा बेंच तक में आता था, तो ये नहीं हो जाएगा, FCF2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा। BCM2 तो लीनियर ही होते थे ना, यहाँ से क्या होता था, BCM2 लीनियर होता है। OF2 में तुम्हारा क्या होता था कि OFF यहाँ पर मोन पे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के बाद में 4 एटम होते हैं, मोन पे प्रेजेंट होते हैं, इसे कारण से ये सेम बेंच में चला जाते थे, ये भी नहीं हो जाएगा। N3 जो अजाइड्स होता है वो तो जब भी सिंपल मोमेंट होगा तब तुम्हारा क्या रहेंगे, एक ही आ जाएंगे। SO2 जाएगा वो हमेशा बेंट आ जाएगा, क्योंकि SO2 में इस टाइप का शेप हो जाते थे। CO2 फिर तुम्हारा लीनियर आ जाएगा, तो CO2 तुम्हारा क्या जाएगा, लीनियर आ जाएगा। तो कितना हो गया गिनने का ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 गड़बड़ गिनी क्या, NO2 5 कितना था, SP लीनियर हो गया था। NO2 नहीं था, I3 क्या हो गया था तुम्हारा, लीनियर हो गया था। FCF2 लीनियर हो गया। O3 नहीं था ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना, कितना हो गया आंसर 6 इसका हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव हाफ फिल्म्ड 4f सबस्टेंस, तो इसका तो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पता चलेगा, हमने कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लिया। इसमें क्या आ रहा है, 2 एलिमेंट्स आ रहा है, वो कौन कौन है यहाँ देख लो, है ना, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नंबर समझ लग जाएगा। तो देखो 4f7 ये 2 आ रहा है, GD और U2 है ना, तो 2 यहाँ आ रहे हैं। अब है इन क्यूरियस मेथड, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं मेथड तो हमने पढ़ा है, मेथड पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं कर रहा, हमने कोई मेथड पढ़ी ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। कहता एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 143 ग्राम mg ऑफ AgCl, कोई मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे कितना आ रहा है AgCl आ रहे हैं, ठीक है, कितना ग्राम आ रहा है 143.5 मिलीग्राम आ रहा है, mg आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कुमरीन इन द कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुमरीन है इसमें आ गया तुम्हारा, तो AgCl में से कुमरीन आ गया, सब AgCl में से क्या हो गया कुमरीन बाहर निकल गया, तो Cm माइनस Ag हो गया। आप इसका मोंग निकालो, मोंग किससे निकालते हो, गिवन वेट बाय मोलर मास, तो गिवन वेट बाय मोलर मास, तो वेट कितना दिया 143.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम हो गया। अब मोलर मास कितना जाएगा, Ag का 108 होता है, कुमरीन का 35.5 होता है, जो मुझे आ जाएगा 143.5, है ना, यहाँ पर कितना आ गया 10⁻³ मोल आ गया। अच्छा 1 kg को तोड़ेंगे, 1 kg को तोड़ेंगे तो 1 से निकलेगा, तो 10⁻³ मोल को करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ मोल आ जाएगा, मोल आ गया, इससे वेट निकालूंगा, मोल बराबर क्या हो जाएगा वेट ऑफ Cm माइनस निकालूंगा, तो आयन के कारण से कोई फर्क पता नहीं, तो मोल इंटू मोलर मास आएगा, तो इतना इंटू 35.5 आ जाएगा, ये आ गया क्लोरीन का मास। अब पूछा पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना वेट आए उतना बटा टोटल वेट इंटू 100, तो देखो 35.5 बटा इंटू 10⁻³ इसका वेट आ गया, टोटल वेट कितना ग्राम का रहा है 180 मिलीग्राम का रहा है, 180 इंटू 10⁻³ आ गया, 10⁻³ आ गया, और इंटू कितना हो गया तुम्हारा
100, तो 10⁻³ से ये कट जाएगा, है ना। ऊपर से करूंगा तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो 355 बटा कितना आ गया तुम्हारा 18 आ गया। आप इसको भागा देना 19.7 अप्रोक्स 20, क्योंकि अठीन देना होता, फ्रैक्शन में देना होता, 18 दूनी 36, है ना। मतलब फ्रैक्शन में देना नहीं होता, ये अठीन देने होते, होम नंबर में देना होता, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 20% आ जाएंगे, हो जाएगा ना। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा मत मानना कि सर ये हमको तो पढ़ा हुआ मेथड नहीं, पढ़ा हुआ मेथड में मोंगो से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मेथड का क्वेश्चन आते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो बन जाएगा वो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव फर्मिंग सोल्यूशन, बताओ फर्मिंग सोल्यूशन का टेस्ट कौन कौन देता था। अच्छा नीचे तक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फर्मिंग सोल्यूशन का टेस्ट कौन देता था? एक तो एल्डिहाइड देता था, है ना, एक एल्डिहाइड देता था, और एक देता था तुम्हारे पास क्या कि मेरे पास एल्डिहाइड, और एक ग्रुप ऐसा देता था जिसमें CO, इसके बजाय से HOH और CH3 जुड़ा हो, CH2 या R ग्रुप जुड़ा हो, इसका देता था, है ना। ये देता था जिसको हम हेमी एसिटम ग्रुप कहते थे। क्या कहते थे? हेमी एसिटम ग्रुप कहते थे। तो एक तो एल्डिहाइड दिख गया, ये दे देगा तुम्हें। CH3 CHO, ये भी एल्डिहाइड दिख गया, 2 दिख गया, है ना। यहां से तुम्हें हेमी एसिटम दिख रहा है क्या? इसको स्ट्रक्चर बढ़ा के देखूंगा तो CH2OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, CHOH का होम फ्रेश है, तो CHOH का होम फ्रेश है, हाँ ये भी दे देगा, है ना। कितना हो गया 3, CH2 CHO हो गया, ये भी देगा 4, है ना। ये नहीं देगा, कीटोन है, हो जाएगा। ये हेमी एसिटम ग्रुप से OR CH3, ये भी नहीं, OH होना चाहिए था, ये दे देगा, है ना। कितना दे दिया तुम्हें? 1 2 3 4 और 1 5, है ना। कितना दे दिया? हेमी एसिटम सही है ना। देखो 2 3 4 6 हमने देखा था, तो 2, अच्छा सॉरी ये तो रेजोनेंस हो जाता ना, तो ये नहीं देता, ये सिस्टम दे देगा, ये दे देगा, और क्या देगा? ये दे देगा, और उसके बाद कौन दे देगा तुम्हारा हेमी एसिटम ग्रुप, तो कौन दे देगा? ये दे देगा, है ना। ये कीटोन है और ये एस्टर है, तो ये नहीं देता था, ये नहीं देता था। और जब एल्डिहाइड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में स्टेबल होता था डबल बॉन्ड O, तो फिर वो नहीं देता था, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे? ये फर्मिंग टॉलरेंस, ये सब टेस्ट तुम्हें दे देगा, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है ना। ऐसे तो 5 ही पूछता है, बट एक 2 क्वेश्चन, एक क्या तुम्हारा अनुमानित क्वेश्चन है कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बच्चे में क्या था, कंफ्यूजन था, इस कारण से ये आ गया तुम्हारा। चलो यहां से क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा है CO2 गैस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ COH का होम फ्रेश। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन सही से, क्या कह रहा है? CO2 गैस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ COH का होम फ्रेश। यहाँ तो समझ में आ गया कि CO2 आपका क्या होने वाला है? लिमिटिंग होने वाला है, और COH का होम फ्रेश आपका एक्सेस दे रहा है, आपको क्वेश्चन ही लिख रहा है ना। कहता एंड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिमेनिंग COH का होम फ्रेश इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या कह दिया कि ये जब रिएक्शन करोगे COH का होम फ्रेश, CO2 गैस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ COH का होम फ्रेश, तो यहाँ से बन जाएगा CaCO3, आपका क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है एक तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो COH का होम फ्रेश आएगा बचेगा, वो कितना बचेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HCl के साथ में। तो COH का होम फ्रेश की रिएक्शन करा दिए हैं HCl के साथ में, है ना। अब देखो HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या रहा है कि बन जाएगा CaCl2 H2O बन जाएगा। तो आप इसका क्या करवा सकते हो? तो इसका कह रहा है कि जितना गिवन CO2 कंज्यूम हाफ ऑफ द गिवन COH का होम फ्रेश, है ना। भौगोल CO2 गैस, मतलब भौगोल CO2 गैस बताना 273 केल्विन 1 atm मतलब HTP पर बताना है ना, जिसका भौगोल दिया हुआ x सेंटीमीटर क्यूब, मुझे x का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। अब इसका दे रहा है कि आपको 0.1 मोलटी 40 mm HCl है। तो बताओ इसका या तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालो या तो मोल से भी कंपेयर कर सकते हो। किसे कर सकते हो? तो मोलरिटी इज कम टू मोल इनटू भौगोल आ जाएगा, मोलरिटी इज कम टू मोल क्या आ जाएगा तुम्हारा? भौगोल आ जाएगा। तो मोलरिटी बताओ कितना आ गया तुम्हारा? 0.1 आ गया। मोल निकालना है मुझे, भौगोल दिया हुआ है mm में, तो mm में दिया हुआ तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा ना। अब भाई कितना दे दिया तुमको? 40 दे दिया। तो यहाँ से क्या करोगे? इधर में आओगे 40 गुने 0.1 मतलब आ गया तुम्हारे पास कितना? 4 बटा 1000 मतलब 4 गुने 10 का पावर -3 मोल। यहाँ पर क्या हुआ? HCl का यूज हुआ। अब बैलेंस करूंगा रिएक्शन को तो समझ में आ जाएगा कि सर इसका 1 मोल यूज होता तो इसका भी 1 मोल यूज होता, हो जाएगा ना। ये इसका अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका भी 1 मोल यूज हो जाएगा। तो अगर 1 मोल यूज हो जाएगा तो इसका 4 गुने 10 का पावर -3 मोल हो रहा है, तो उसका 4 गुने 10 का पावर -3 मोल यहाँ यूज होगा,
हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवन CO2 कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द गिवन COH का होम प्राइस। अच्छा, जितना COH का होम प्राइस होगा उसका आधा कौन होगा, ये होगा, है ना। तो इसका आधा, तो इसका आधा करोगे तो 2 से भागा दे दोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हें कि मोम अगर इसका आधा हो गया तो 2 गुने 10 का पावर -3 मोम आ जाएगा इसका। अब मोम आ गया, मोम बराबर क्या होता है, गिवन भोंगम बटा 22.4, भोंगम बटा 22.4 एसटीपी पर रखोगे तो 2 गुने 10 का पावर -3 और बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, भोंगम बटा 22.4 आ जाएगा एसटीपी पर। तो यहाँ पे करूंगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा तुम्हें, 22.4 गुने 2 तो 8 आ गया, 44.8 आ गया, इंटू 10 टू पावर -10 मतलब इतना mm आ गया, इतना mm आ गया। तो 44.8 mm है, तो इसको 50 क्या करेंगे 45 में रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा मुझे 45 mm के आसपास आ जाएगा। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में हम वो करें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 mm होता है, तो ये वाला ध्यान देना है ना, तो mm में आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या था, अगर तुम्हारे पास पेन है तो चेक करता स्टीरियो सेंटर। देखो ये वाला पॉइंट कायरम है, इधर ये हो गया CH3, ये एक कायरम आ गया, तो एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो 1 1 2 आ गया, तो 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा 4। बस 4 आइसोमर्स आ जाएंगे इसके। ये क्या हो गया आपका जे में जो कम एग्जाम हुआ था, मतलब कब हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ना, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का आपका हमने सॉल्यूशन करवा दिया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, या फिर कह सकते हो कि अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ के गया हो, या फिर क्या कहते हो आप सिर्फ कॉपी भी पढ़ रहे हो, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आसान से बनेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। जितना हमने पढ़ाया उस रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से आए है ना। सेकंड शिफ्ट एग्जाम चल रहा है, उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन जो होंगे वो देखा जाएगा। इसके बाद के वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे आपको, ठीक है।